कोथा नोडी। इस फिल्म में 4 अलग-अलग माँओं और उनके बच्चों की कहानी को दिखाया गया है। ये चारों कहानी फिल्म में एक साथ चलती रहती है। चूँकि ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं इन चारों कहानियों को अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगा। बस थोड़ा-सा कैरेक्टर इंटरफेयर है जो आप लोगों को आगे कहानी में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से। पहली कहानी में दिखाया जाता है एक आदमी एक बहुत ही छोटे बच्चे मतलब नवजात शिशु को रात में जंगल लाता है। वह बच्चा काफ़ी रोता है, काफ़ी तड़पता है। उसके बावजूद वह आदमी उसे जिंदा दफन कर देता है। फिर कुछ दिन बाद दूसरे बच्चे को और फिर कुछ दिन बाद तीसरे बच्चे को भी वह आदमी उसी जगह आकर जिंदा दफन कर देता है। हमें पता चलता है इस निर्दयी आदमी का नाम पुनई है और ये तीनों बच्चे इसी के थे। इसने अपने चाचा के कहने पर अपने तीनों बच्चों को मार दिया, क्योंकि पुनई हर छोटा से छोटा और बड़ा काम अपने चाचा के कहे अनुसार ही किया करता था। अब चूंकि पुनई एक मछुआरा है, वह मछली पकड़ने जाता है। वह ढेर सारी मछली पकड़ता है। इसका राज वह बताता है कि वह अपने चाचा के कहने पर ही इस जगह आया था, इसलिए उसे इतनी अच्छी मछली मिली और वह उन मछलियों को एक महाजन को बेच देता है। अब पुनई की बीवी मालती को चौथा बच्चा हुआ है, पर मालती नहीं चाहती कि पुनई इसे अपने चाचा के पास ले जाए, क्योंकि मालती डरती है कि अगर पुनई के चाचा ने इस बच्चे को भी मारने के लिए बोल दिया तो पुनई इसे भी मार डालेगा। इसलिए मालती अपने पति पुनई को कहती है कि उनके चाचा कोई काला जादू कर रहे हैं और अपने काला जादू के इस्तेमाल के लिए हमारे बच्चों की बलि दे रहे हैं। और मालती कहती है, यह हमारी कितनी प्यारी बेटी है, मैंने इसका नाम भाग्यवती सोचा है। मैं इसे आपके चाचा के पास नहीं ले जाऊंगी, नहीं तो वे इसे भी मार देंगे। इस पर इन दोनों में काफ़ी बहस होती है और पुनई कहता है, तुम्हें क्या लगता है यह सब करने में मुझे आनंद आता है? तुम्हें क्या पता अपने बच्चों को मारते वक्त मैं किस दर्द से गुजरता हूँ। चाचा ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा और आज मैं इस इलाके का सबसे बड़ा मछुआरा अपने चाचा की वजह से हूँ। तुम देखना चाचा जी इस बार इसे मारने के लिए नहीं बोलेंगे। इस पर मालती चाचा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर अपने साथ एक चाकू रख लेती है कि अगर चाचा ने इस बच्चे को मारने के लिए बोला तो मालती चाचा को ही मार देगी। इसके बाद ये दोनों अपनी बेटी को लेकर चाचा के पास पहुँचते हैं। चाचा बच्चे को सूंघकर बताते हैं, यह तुम्हारी असली बेटी है, इसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो और इसे एक सुंदर भविष्य दो। इतना सुनते ही यह दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर चाचा बोलते हैं, इसका नाम भाग्यवती रखना। इतना सुनते ही मालती के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि मालती ने यहाँ आने से पहले इस बच्चे का नाम भाग्यवती ही सोचा था। चाचा इन लोगों की परेशानी देखकर बोलते हैं, मैंने तुम्हारे पहले 3 बच्चों को क्यों मारा यह जानने के लिए तुम आज रात उसी जगह पर जाना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। यह जानने के लिए मालती और उसका पति पुनई रात को उसी जगह पर जाते हैं। उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि वह तीनों बच्चे नहीं बल्कि एक शैतान थे। वे शैतान उन्हें बताते हैं कि वे आगे जाकर किसी न किसी तरह से पुनई को मार देते, पर चाचा ने उन्हें बचा लिया। इतना सुनकर ये दोनों चाचा को धन्यवाद करते हैं और घर जाकर अपनी नई बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। दूसरी कहानी में उसी महाजन को दिखाया जाता है जिसने पुनई से मछली खरीदा था। वह महाजन अपने कुछ नौकरों से जंगल में एक जीप पकड़वाता है और उसे अपने घर लाता है। घर पर महाजन की बीवी भुवनेश्वरी उस जीव के साथ कुछ विधि विधान करती है जो दूल्हों के साथ किया जाता है। हमें पता चलता है वह जीव एक अजगर था और महाजन और उसकी बीवी इस अजगर की शादी अपनी बेटी बोनलोटिका से करना चाहते थे। इसी शादी में भंडारे के लिए इन्होंने पुनई से मछली खरीदा था। हम देखते हैं महाजन की एक और बीवी है जिसकी एक बेटी भी है।
जिसको महाजन ने भुवनेश्वरी से शादी करने के बाद छोड़ दिया था और बगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने के लिए दे दिया था। वह महाजन को कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो जो अपनी बेटी की शादी एक अजगर से करा रहे हो। इस पर महाजन बोलते हैं, मैं जब तुम्हारी बेटी की शादी एक अजगर से करा रहा था तभी तुम यही बोल रही थी। तुमने देखा शादी के दूसरी सुबह वह अजगर तुम्हारी बेटी को कितने सारे ज्वेलरीज देकर गई थी। इस पर औरत बोलती है, वह अजगर अपने मन से आया था और वह कोई एंजल था, पर तुम एक जंगली सांप को पकड़ कर लाए हो और उससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। यह जंगली सांप तुम्हारी बेटी को मार देगा। इस पर महाजन बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह अजगर भी एक एंजल है। तुम मेरी बेटी से जलती हो इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। इसके बाद महाजन के पंडित भी यही बात समझाते हैं, पर महाजन और उनकी बीवी के ना समझने पर वह पंडित भी शादी छोड़कर चले जाते हैं। फिर महाजन की बीवी महेश्वरी अपने एक नौकर को, जो कि ब्राह्मण था, उसे पंडित बनाकर शादी करवाती है। रात में बोनलोटिका कहती है उसे अजगर के साथ सोने में डर लग रहा है, तो उसकी माँ भुवनेश्वरी उसे बोलती है, तुम चिंता मत करो, वह एक एंजल है, वह तुम्हें सोने चांदी देगा और मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही सो रही हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भुवनेश्वरी अजगर का बक्सा खोलकर बाहर आ जाती है। आधी रात को बोनलोटिका बोलती है, माँ अजगर मेरे पैर पर चढ़ गया है। तो भुवनेश्वरी कहती है, चिंता मत करो, मेरा दामाद तुम्हें पायल पहना रहा होगा। उसके कुछ देर बाद बोनलोटिका फिर कहती है, माँ यह मेरी छाती पर आ गया है। तो भुवनेश्वरी कहती है, मेरा दामाद तुम्हें नेकलेस पहना रहा होगा, तुम उससे और ज़्यादा ज्वेलरी मांगो, तुम उससे और ज़्यादा सोना चांदी मांगो। इतना कहकर भुवनेश्वरी प्यारे सपनों के साथ सो जाती है। उधर अजगर ने बोनलोटिका को पूरी तरह से जकड़ लिया था। सुबह जब दुल्हन कहीं नहीं दिखी तो लोगों ने अजगर का पेट फाड़ कर देखा तो पता चला कि वो अजगर बोनलोटिका को निगल गया था, जिससे बोनलोटिका की मौत हो गई। और इसी के साथ यह लालच की कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तीसरी कहानी एक प्यारी सी लड़की तेजीमोला की है। तेजीमोला के पिताजी देवीनाथ एक मर्चेंट हैं, इसलिए वह अपने नाव में बैठकर अपने काम पर जा रहे हैं। तेजीमोला कहती है, मुझे भी नाव में जाना है। इस पर देवीनाथ बोलते हैं, इस बार नहीं, मैं अगली बार तुम दोनों को लेकर जाऊंगा। और देवीनाथ अपनी बीवी सेनेही को बोलती है, मैं पहली बार इसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। सेनेही बोलती है, आप चिंता ना करें, मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा। और देवीनाथ वहाँ से चले जाते हैं। देवीनाथ के जाने के बाद तेजीमोला सेनेही से कहती है, माँ क्या आपका मन नहीं होता कि हम लोग नदी के उस पार चले। इस पर सेनेही उसे एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है, दिन में सपने देखना बंद करो। अगले सीन में जब तेजीमोला अपने घर पर होती है तो तेजीमोला की एक फ्रेंड तेजीमोला को खेलने बुलाती है। यही बात पूछने के लिए तेजीमोला अपने माँ के पास जाती है तो सेनेही उसे बुरी तरह से पीटने लगती है और कहती है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तुम खेलने जाओगे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब तेजीमोला अपने घाव को सेक रही होती है। यह घाव उसे सेनेही के पीटने की वजह से हुआ था। इसी समय सेनेही अपने बालों को खुला छोड़कर नाव में जाती है। हम देखते हैं नाव को एक भूतिया किस्म का इंसान खींच रहा था। पता नहीं वह इंसान था या भूत, आप उसकी शक्ल देख सकते हैं। हम देखते हैं सेनेही का इसके साथ अफेयर चल रहा था। दूसरी सुबह सेनेही तेजीमोला को लात मारकर जगाती है और उसे ओखली में चावल कूटने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। चावल कूटते वक्त तेजीमोला सेनेही से पूछती है, माँ तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो सेनेही बताती है कि मैंने जब तुम्हारे बाप से शादी की तो उसने कहा मैं रानी की तरह राज करूँगी और उसने मुझे यहाँ तुम्हारी देख रेख में रख दिया है। हमें पता चलता है कि सेनेही तेजीमोला की सौतेली माँ है और वह अपने पागलपन को शांत करने के लिए तेजीमोला को एक कीड़ा ज़बरदस्ती खिला देती है।
कीड़ा खाने के बाद जब तेजीमोला पानी पीने के लिए जाती है तो सेनेही उस पानी को भी गिरा देती है। इसी तरह सेनेही तेजीमोला को हर वक्त टॉर्चर करती रहती थी। अगले सीन में तेजीमोला को एक औरत बोनलोटिका की शादी में इनवाइट करने आती है। यह बोनलोटिका वही है जिसे अजगर ने निगल लिया था। सेनेही तेजीमोला को शादी में जाने के लिए मना कर देती है, पर जब वह रात को अपने भूतिया साथी के पास जाती है तो वह सेनेही से कहता है, क्या तुम तेजीमोला से हमेशा के लिए छुटकारा पाना नहीं चाहती? और वैसे भी अगर देवीनाथ यहाँ आएगा तो तेजीमोला उसे सारी बातें बता देगी कि तुम तेजीमोला के साथ क्या क्या करती थी। वह सेनेही को कहता है, तुम तेजीमोला को शादी में जाने दो, और वह भूतिया साया सेनेही के कान में तेजीमोला से छुटकारा पाने का एक प्लान बताता है। इस भूतिया साया के प्लान के मुताबिक सेनेही तेजीमोला को शादी में जाने देती है। साथ ही वह तेजीमोला को एक साड़ी भी देती है और कहती है इसे शादी वाले घर में जाकर पहनना। तेजीमोला जब शादी में जा रही होती है तो सेनेही उसे कहती है, यह साड़ी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन सेनेही ने पहले ही साड़ी वाले बैग में एक चूहा भी डाल दिया था। जब तेजीमोला शादी वाले घर में जाकर बैग से साड़ी निकालती है, वह देखती है एक चूहे ने साड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसलिए तेजीमोला निराश होकर वहां से अपने घर वापस आ जाती है और वह सेनेही को कपड़ा दिखाते हुए कहती है कि इस कपड़े को चूहे ने बर्बाद कर दिया। अब चूंकि सेनेही ने ही उस चूहे को बैग में डाला था, इसलिए वह अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है। लेकिन वह बाहर से ऐसा दिखाती है कि इस कपड़े के कुतरे जाने से उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, पर वह इस वक्त तेजीमोला को कुछ भी नहीं कहती। और जब तेजीमोला आधी रात को सो रही होती है तो उसे जगाकर वह चावल कूटने के लिए ओखली के पास लाती है। चावल कूटते समय सेनेही जानबूझकर तेजीमोला के हाथ पर ओखली चला देती है, जिससे तेजीमोला का हाथ बुरी तरह से टूट जाता है और वह दर्द से रोने लगती है। इसके बाद सेनेही तेजीमोला से पूछती है, तुमने मेरी माँ की साड़ी क्यों बर्बाद की? तो तेजीमोला रोते हुए कहती है, साड़ी मैंने नहीं, चूहे ने बर्बाद की है। इतना सुनते ही सेनेही गुस्से में आकर तेजीमोला का दूसरा हाथ भी ओखली से तोड़ देती है। पर अब भी तेजीमोला यही बोल रही होती है कि साड़ी मैंने नहीं, चूहे ने बर्बाद की है। अब सेनेही के ऊपर पागलपन पूरा सवार हो चुका था और वह तेजीमोला का एक पैर भी ओखली में देकर तोड़ देती है। कसम से ये सीन्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग थे। अब तेजीमोला ने तो तड़पना भी छोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि वह अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही है। तो वह बेहोशी हालत में बोल देती है कि साड़ी मैंने ही बर्बाद की है। तभी वहाँ सेनेही का वो भूतिया साथी आता है और वह फिर से सेनेही के कान में कुछ कहता है। इसके बाद सेनेही तेजीमोला को कहती है, अगर तुमने मेरी माँ की प्यारी साड़ी बर्बाद की है तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और सेनेही तेजीमोला का सर ओखली में रखकर कुचलकर तेजीमोला को मार देती है और इसे ले जाकर जंगल में दफन कर देती है। इसी के साथ इस कहानी की भी सैड एंडिंग यही हो जाती है। चौथी कहानी है एक औरत केतकी की। इसके आसपास के लोग इसे डायन समझते हैं क्योंकि केतकी इस जगह सिर्फ 6 महीने पहले आई है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि केतकी जब यहाँ आ रही थी तो इसके पीछे पीछे एक सब्जी भी आ रहा था जिसका नाम ओटिंगा है। यह सब्जी आज भी केतकी को फॉलो करती है और केतकी जहाँ कहीं भी जाती यह सब्जी भी इसके पीछे पीछे जाता है। देवीनाथ जो कि तेजीमोला के पिता थे, केतकी के पास व्यापार के लिए आते हैं और जब वो केतकी के पीछे उस सब्जी को जाते देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए देवीनाथ केतकी से इस सब्जी के बारे में पूछते हैं। पहले तो केतकी बताने से मना कर देती है, पर जब देवीनाथ बताते हैं कि वह एक मर्चेंट है और वह दुनिया के कई अलग अलग जगह घूम चुके हैं, जहां उन्होंने एक बत्तख के अंडे से एक इंसान के बच्चे को बाहर आते देखा है। इसके अलावा देवीनाथ और 2-3 बातें बताते हैं। यह सब सुनकर केतकी बताती है कि इस सब्जी को उसने जन्म दिया है, जिसके वजह से इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया।
तभी से यह सब्जी इसका पीछा कर रहा है। इस पर देवीनाथ बोलते हैं, मुझे लगता है इस सब्जी के अंदर तुम्हारा बच्चा छिपा है। जब तुम्हारी नज़र इस पर नहीं रहती होगी तब यह बच्चा सब्जी से बाहर निकलता होगा। केतकी कहती है, यह संभव नहीं है क्योंकि यह हमेशा मेरे पीछे रहता है। देवीनाथ बोलते हैं, क्या तुम सोते वक्त भी इस पे नज़र रखती हो? तो केतकी को भी थोड़ा शक होता है और ये दोनों रात में कुछ प्लान बनाते हैं। सुबह जब देवीनाथ और केतकी देखते हैं तो वह सब्जी अपनी जगह से हिला भी नहीं था, जिसके वजह से इसका प्लान फेल हो जाता है। इस पर देवीनाथ बोलते हैं, शायद इसने हमारी बात सुन ली थी और वे उस सब्जी को अपने पास आने के लिए कहते हैं, पर सब्जी हिलता भी नहीं है। लेकिन जब केतकी बुलाती है तो वह सब्जी लुढ़कते हुए केतकी के पास आ जाता है। यह देखकर देवीनाथ समझ जाते हैं कि कल इसने इन दोनों की बात सुन ली थी, इसलिए यह सब्जी से बाहर नहीं आया। इसलिए वो ओटिंगा को बाहर रखकर केतकी को बताते हैं कि आज रात तुम बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाना, जिसकी सुगंध से तुम्हारा बच्चा उस सब्जी से बाहर आएगा भोजन खाने के लिए। इसके बाद जब ये लोग गेट खोलकर बाहर आते हैं तो ओटिंगा कहीं नहीं होता है। केतकी को ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसका बच्चा कहीं खो गया है। उसे लगता है कि यह सब देवीनाथ की वजह से हुआ है, इसलिए वो देवीनाथ को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर ओटिंगा पोएम गाता हुआ एक पेड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत सारे ओटिंगा थे। एक औरत आती है और वह उस ओटिंगा को उठाकर पकाने के लिए ले जाती है, पर वो ओटिंगा वहाँ से जलने लगता है। तभी देवीनाथ वहाँ आते हैं और उस औरत से ओटिंगा को ले लेते हैं और चुपके से उसे केतकी के घर के पास छोड़ देते हैं। केतकी उस ओटिंगा को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने घर लाती है। रात को केतकी बहुत ही स्वादिष्ट डिश तैयार करती है और उसे एक प्लेट में सजाकर बगल में रख देती है और उस सब्जी को कहती है, क्या तुम्हारा मन नहीं होता कि अपनी माँ के गोद में सो, अपनी माँ के हाथ का खाना खाओ? और कुछ इमोशनल बातें बोलकर केतकी सोने का बहाना करने लगती है। कुछ देर बाद केतकी देखती है जिस टोकरी में ओटिंगा था उससे एक बच्चे का हाथ और पैर बाहर आ रहा है। थोड़ी देर में उस टोकरी से एक प्यारा सा बच्चा निकलकर बाहर आता है और वह जाकर खाना खाने लगता है। यह सब बगल से देवीनाथ भी देख रहा था क्योंकि वह इसी के घर में छुपा था। बच्चे को बाहर निकलता देख देवीनाथ उस टोकरी के पास आता है और उसमें से उस सब्जी को लेकर जलाने लगता है, जिससे यह बच्चा काफ़ी तड़प तड़प कर रोने लगता है। पर देवीनाथ सारे सब्जी को जला देता है और केतकी जाकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। फिर दूसरी सुबह दिखाया जाता है, वह बच्चा केतकी के साथ काफ़ी खुश था और अब देवीनाथ भी अपने घर के लिए वापस निकल जाता है। और इसी के साथ इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है और इस फिल्म की भी हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।